दोस्तों आप पहले तमिलनाडु असेंबली के ये विजुअल्स देखिए। यहां तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि अपनी ओपनिंग स्पीच दिए बिना ही असेंबली से वॉकआउट कर गए, क्योंकि पहला उनका माइक बार बार बंद कर दिया गया, दूसरा नेशनल एंथम से पहले तमिलनाडु का स्टेट एंथम चलाया गया, और तीसरा पूरे भाषण में जो तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने लिखा था उन अचीवमेंट्स के गान गाए जा रहे थे जो कभी इस डीएमके सरकार ने हासिल ही नहीं किए थे। लेकिन अगर ये मामला आप बस यहीं तक सीमित मानते हो तो आप गलत हैं, क्योंकि डीएमके सरकार का ये टकराव सिर्फ गवर्नर तक सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे स्टेट सेंटर रिलेशंस, गवर्नेंस और पब्लिक ट्रस्ट तीनों को कमजोर करता चला जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेंटर और स्टेट मिलकर के काम करेंगे, टकराव नहीं बल्कि कोऑपरेशन होगा। लेकिन जब हम तमिलनाडु के पिछले 4 सालों को देखते हैं, खासकर 2021 के बाद में, तो एक अलग ही तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। डीएमके की सरकार मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से टकराती हुई नजर आती है। 20 जनवरी 2026 को जो तमिलनाडु असेंबली में हुआ उसे सिर्फ एक वॉकआउट कर करके टालना आसान है, लेकिन सच ये है कि यह पिछले 4 साल की पॉलिटिक्स का नेचुरल रिजल्ट था। गवर्नर आर.एन. रवि ने गवर्नेंस एड्रेस पूरा पढ़ने से इनकार कर दिया और सदन से बाहर चले गए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 176 के तहत गवर्नर्स एड्रेस एक रिचुअल है जहां सरकार द्वारा लिखी गई स्पीच गवर्नर पढ़ता है, लेकिन इस बार गवर्नर का कहना था कि ये स्पीच फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज, एक्सेजरेशंस और सिलेक्टिव साइलेंस से भरी हुई है। विवाद की शुरुआत नेशनल एंथम से हुई। गवर्नर चाहते थे कि सेशन की शुरुआत नेशनल एंथम से हो, जो कि जायज भी है, जबकि स्पीकर ने तमिलनाडु की परंपरा का हवाला देते हुए तमिलनाडु के स्टेट एंथम की बात कही। गवर्नर ने इसे नेशनल एंथम का अपमान माना। इसके बाद में आरोप लगे कि गवर्नर का माइक्रोफोन बार बार बंद कर दिया गया। आखिरकार गवर्नर उठे और चले गए और स्पीकर ने वही स्पीच खुद पढ़ दी। राजभवन की ओर से बाद में जो 13 पॉइंट एक्सप्लेनेशन आई उसने साफ कर दिया कि यह सिर्फ प्रोटोकॉल का मुद्दा नहीं था, बल्कि गवर्नेंस पर सीधा सवाल था। अब आप जरा ये देखिए कि स्पीच में क्या क्या था। तो डीएमके सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि उसने 11 से 12 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में अट्रैक्ट किए हैं। गवर्नमेंट स्पीचेस और प्रेजेंटेशंस में एमओयूज की लंबी लिस्ट दिखाई जाती है, जिसमें ऐसा लगता है कि मानो तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट हेवन बन चुका हो। लेकिन गवर्नर रवि ने इसी दावे को सबसे पहले चैलेंज किया। उनका कहना था कि एमओयू साइनिंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बीच में बहुत बड़ा गैप है। डेटा इस बात की पुष्टि करता है। साइंड एमओयूज का आंकड़ा भले ही लाखों करोड़ में हो, लेकिन एक्चुअल रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट सिर्फ 8 से 9% के आसपास है। एफडीआई रैंकिंग में तमिलनाडु 4th पोजीशन से 6th पोजीशन पर आ गया है। कई इंडस्ट्रीज ने क्वाइटली गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का रुख किया, जहां पॉलिसी स्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर मानी जाती है। इसके बावजूद भी डीएमके सरकार ने आत्ममंथन करने के बजाय सीधे भारतीय जनता पार्टी लाइट सेंटर पर फेवरेटिज्म का आरोप लगा दिया, मानो स्टेट लेवल एग्जीक्यूशन की कोई जिम्मेदारी ही ना हो। गवर्नर की सबसे गंभीर आपत्ति यह थी कि गवर्नमेंट स्पीच में सोशल क्राइसिस का जिक्र तक नहीं था, जबकि ग्राउंड रियलिटी बेहद डिस्टर्बिंग है। क्राइम अगेंस्ट विमेन लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई है। पॉक्सो केसेस दोगुने से भी ज्यादा हो चुके हैं और दलित एट्रोसिटीज लगातार बढ़ रही हैं। तमिलनाडु हर साल करीब 20,000 सुसाइड्स के साथ देश के सबसे चिंताजनक राज्यों में शामिल हो चुका है। ड्रग्स का इशू और भी अलार्मिंग है। सर्वेस बताते हैं कि कुछ जिलों में 7 से 9 साल के बच्चे तक सब्सटेंस अब्यूज का शिकार हैं। यूथ सुसाइड्स में नारकोटिक्स का लिंक सामने आता है। इसके बावजूद गवर्नमेंट स्पीच में न वुमेन सेफ्टी पर ठोस बात थी, न ड्रग्स, न सुसाइड्स पर। डीएमके का स्टैंडर्ड जवाब यही रहा है कि इंटरस्टेट ड्रग फ्लो सेंटर की फेलियर है, जबकि लोकल पुलिसिंग, प्रिवेंशन और रिहैबिलिटेशन स्टेट की जिम्मेदारी होती है। एजुकेशन सेक्टर में हालात ये है कि यूनिवर्सिटीज में 40 से 50% तक फैकल्टी वैकेंसीज हैं। हजारों कॉलेजेस गेस्ट लेक्चर्स के भरोसे चल रहे हैं। प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स आम हो चुके हैं। पंचायत इलेक्शंस 28 डिस्ट्रिक्ट में पोस्टपोन कर दिए गए, जिससे 9600 से ज्यादा विलेजेस बिना इलेक्टेड लोकल बॉडीज के रह रहे हैं। ये सीधे सीधे ग्रासरूट डेमोक्रेसी का इरोजन है। टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन में भी केओस है। हजारों टेंपल बिना ट्रस्टीज के चल रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट सालों पहले अपॉइंटमेंट्स के निर्देश दे चुका है। एमएसएमईज हाई कॉस्ट और लो सपोर्ट की वजह से स्टेट छोड़ने लगे हैं। इन सभी इश्यूज की जड़ स्टेट लेवल गवर्नमेंट फेलियर है, लेकिन नैरेटिव्स हर बार सेंटर को ब्लेम करने का ही रहता है। गवर्नर रवि की अपॉइंटमेंट 2021 में हुई थी और शुरुआत में रिलेशंस नॉर्मल थे, लेकिन जल्द ही बिल पेंडिंग रखने, एंटी नीट बिल, यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स और असेंबली स्पीचेस को लेकर के टकराव बढ़ता गया। 2022, 23, 25, 26 लगातार असेंबली डिस्ट्रप्शंस हुए। डीएमके ने गवर्नर को बीजेपी एजेंट बताने की लाइन पकड़ी, जबकि गवर्नर का दावा यह था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। बिल असेंट को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने डिलेज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और कुछ बिल्स को डीम्ड असेट माना। टेक्निकली ये डीएमके के लिए राहत थी, लेकिन कोर्ट ने यह साफ किया कि गवर्नर कोई रबर स्टैम्प नहीं है
और कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स वैलिड हैं। मोरल और इंस्टीट्यूशनल आर्ग्यूमेंट में गवर्नर की पोजीशन कमजोर बिल्कुल भी नहीं। फ्लड्स हो, जीएसटी हो, नीट हो या एफडीआई, हर फेलियर का ब्लेम सेंटर पर डालना डीएमके की पॉलिटिकल हैबिट बन चुकी है। लेकिन कैश फॉर जॉब जैसे स्कैम्स, अनस्पेंट फंड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस को सेंटर पर नहीं थोपा जा सकता। फेडरलिज्म को शील्ड बना करके इनकम्पिटेंस छुपाना लंबे समय तक काम नहीं करता। अच्छा, अब यह कहानी सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। वेस्ट बंगाल में भी सीएम ममता बनर्जी और गवर्नर के बीच में वही पैटर्न दिखता है। बिल्स, इंस्टीट्यूशंस, करप्शन और फिर सेंटर ब्लेमिंग। अपोजिशन रूल स्टेट में फेडरलिज्म को अकाउंटेबिलिटी से बचाने का टूल बना दिया गया है। फेडरल हार्मनी स्पीचेस और स्लोगन से नहीं बनती, ये गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से बनती है। तमिलनाडु का अनुभव यह दिखाता है कि जब स्टेट लेवल गवर्नेंस फेल हो जाती है तो सेंटर को विलेन बनाना सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन इसका नुकसान जनता को होता है। डेवलपमेंट रुकती है, इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते हैं और ट्रस्ट टूट जाता है। यही पिछले 4 सालों की असली कहानी है जो तमिलनाडु में चल रही है। खैर, अब इस पर आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।